हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला पार्ट। और जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने सारे इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, उसके बाद हमारा माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, और उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इनका महत्व क्या होता है, ज़रूरी क्यों है ये। तो हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि इसकी विशेषता क्या होती है कि इससे हमें अवसरों के बारे में पता चलता है और खतरों के बारे में पता चलता है। तो इसका महत्व यही है पहला कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है, और अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान ले तो उसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये खतरों के बारे में बताता है, डेंजर के बारे में बताता है। अगर हम लोग डेंजर को भी पहचान ले तो समय से पहले चेतावनी में सहायक हो जाएगा और हम इसका फायदा उठा लेंगे। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बजाज ऑटो ने होंडा और जो एमएनसीज आई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी, उनको देखा और उसे पता चलेगा कि भैया बजाज जो है अब वो इंडिया में शायद उसके पैर लड़खड़ा सकते हैं। तो उसने अपने स्कूटर्स को चेंज करके मोटरसाइकिल्स लेकर के आया वो। और आप पल्सर देख ही रहे, बजाज पल्सर कितनी ज्यादा फेमस है और कब से फेमस है ना। तो उसने चेंज किए, यानी कि उसने अपॉर्चुनिटी को भी पहचाना और खतरे को भी पहचाना। नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें संसाधनों का प्रयोग समझते हैं। इसके महत्व ये है कि जैसे पूंजी हो गए, व्यावसायिक पर्यावरण द्वारा उद्यम के विभिन्न संसाधन जैसे पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट ही तो ये सारी सारी चीजें करवाता है। अब आपके जो निवेशक है वो आप में पूंजी लगाएंगे, आपको जो सप्लाई करते हैं वो आपको मशीन और कच्चा माल प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए जरूरी है कि हमें एनवायरनमेंट की जानकारी हो। अभी जो मैंने बात कही कि आप अपॉर्चुनिटीज और खतरे दोनों का पता लगा सकते हो, तो उसी का एक एक्सटेंट क्या आ जाता है कि भैया परिवर्तनों का सामना करना। कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं हमें ये सहायता करती है उनका सामना करने में। नेक्स्ट, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता, यानी कि प्लानिंग में एंड पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्पफुल होती है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सबको समझते हैं, और देन उसके हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाते हैं। जैसे आईटीसी होटल है, वो वैसे इंडिया में नहीं खोल रही थी, अब ये बुक का दिया हुआ है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि भैया इंडिया अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो उसने यहाँ पर होटल खोल दिया। अब होटल खोल दिया, चेंजेस का पता लगाया उसने और उसे फायदा हो रहा है। और लास्ट जो इसका जो महत्व होता है वो होता है निष्पादन में सुधार, यानी कि आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो सुधर जाएगा। आप सही समय पर सही ध्यान रख करके पर्यावरण का आप अपने एग्जीक्यूशन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आयाम की कि इसके डायमेंशंस क्या क्या है, कि व्यावसायिक पर्यावरण के डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो पहला होता है हमारा आर्थिक पर्यावरण, यानी कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये हमें प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित करता है, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, यानी ब्याज की दर हो गई, मौद्रिक नीति यानी मौद्रिक नीति हो गई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मूल्य वृद्धि दर यानी वैट हो गया, लोगों की आय में परिवर्तन यानी चेंज इन इनकम हो गया। ये वो सारे इकोनॉमिक एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारा बिजनेस है, वो प्रभावित होता है। जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर दे रखा है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, देखो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। कि करों की दर में गिरावट होती है, जैसे टैक्स कम होंगे तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ये चीज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है कि अगर आपकी टैक्स रेट कम होगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। हालांकि अब तो डिस्पोजेबल इनकम वाला हटा दिया गया था इकोनॉमिक्स में, बट फिर भी नॉलेज के तौर पे आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, आपकी मांग बढ़ेगी। दूसरा, अगर आपकी मुद्रास्फीति आती है यानी इन्फ्लेशन आती है, तो आपके कच्चे माल की कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट, सैलरीज एंड वेजेस का कॉस्ट ये बढ़ जाता है ना। रिजर्व बैंक जब डिमोनेटाइजेशन करता है यानी विमुद्रीकरण करता है, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट जो होगा वो भी डायरेक्ट होता है, इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। भारत की आर्थिक और राजकोषीय नीतियां, यानी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक होता तो पॉलिटिकल होता, राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी के कारण एनआरआई जो है भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आपका रोजगार का सृजन, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, मेक इन इंडिया आपको पता ही है अभी आया हुआ है हमारे पास। डिफ्लेशन से निपटने के लिए यानी मंदी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पर ब्याज की दर को कम करने की अनुमति देता है, यानी कि ये रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भैया आप टैक्स कम करो। देखो ये भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, 12th का ही चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, आपने पढ़ा होगा ये उसमें। ठीक है। और बैंकों द्वारा उचित ऋणों की पेशकश, यानी उचित दर पर, यानी कि ऑप्टिमम रेट पे जो आता है आपके पास इंटरेस्ट आता है, उससे आपको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। वहीं पर अगर हम सामाजिक पर्यावरण की बात करते हैं तो सामाजिक पर्यावरण को देख लेते हैं, तो जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है,
कि हमारे रीति-रिवाज़, हमारी वैल्यूज़, हमारे सोशल डेवलपमेंट चेंजेस, हमारी लाइफ़स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है? हमारी सामाजिक शक्तियों के यानी कि सोशल पावर के अंदर आती है या फिर सोशल एलिमेंट के अंदर आती है। और ये चीज़ें व्यवसाय को बहुत जल्दी-जल्दी क्या करती है? इफ़ेक्ट करवाती है। व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। वही खतरे भी होते हैं। जो अवसर होते हैं वहीं खतरे भी होते हैं। उनको आप पहचानो और अच्छे से ध्यान कर लो। जैसे कि आजकल के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आप कोरोना के टाइम पे आप देख ही रहे हैं। तो इस टाइम पे किन-किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है? ये कॉमन ही है, ये डाइट पेय पदार्थ एक जैसा है। तो डाइट कोक वगैरह आप देख ही रहे हो। देन आप मिनरल वाटर देख रहे हो, इनकी डिमांड बढ़ गई है। वहीं पे अब लोगों को पता है कि भैया फैट वाली चीज़ें जो है कम खानी चाहिए, तो उनकी डिमांड कम हो गई। हालाँकि हमारे एरिया वगैरह में तो ऐसा है कि खूब मोमोज़ वगैरह चल रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह चल रहा होता है। तो लेकिन फिर भी फैट फ्री खाना बहुत ज़्यादा लोग कम कर चुके हैं अब। तम्बाकू वगैरह का सेवन बहुत कम कर चुके हैं। अब ये एनवायरनमेंट कैसे होते हैं ज़रा ये समझो आप। कि जैसे पहला दे रखा है कि दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि त्योहार में क्या होता है? ग्रीटिंग कार्ड, मिठाई और उपहार की डिमांड की वृद्धि होती है। तो चेंज जैसे ही आया आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन, ये बहुत ज़रूरी है। अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग, ये एक सोशल बात हो गई, सोशल एलिमेंट हो गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत। और समाज कल्याण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ये सारे एलिमेंट जो है हमारे किसके आ जाते हैं? सोशल एनवायरनमेंट के आ जाते हैं। वहीं पे अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, देखो वीडियो बढ़ाना हो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ कि तकनीकी एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो पर्यावरण में देखो आपको प्रोडक्शन की नई-नई टेक्नोलॉजी तो आती ही रहती है ना? टेक्नोलॉजी आती ही रहती है और उनसे होने वाले तकनीकी परिवर्तन की गहरी दृष्टि रखनी चाहिए क्योंकि ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन प्रतियोगिताओं का सामना करने में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रतियोगिताओं के बारे में पता ही नहीं होगा कि भैया सामने वाला क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया, तो आपका तो बेकार होगा ही ना। आजकल आप देखते हो कि एक फ़ोन अगर 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है, तो दूसरी कंपनियाँ तुरंत उसी रेंज में नया 16 मेगापिक्सल का कैमरा ले आती है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को खत्म कर मतलब कहते हैं कॉम्पिटिशन को सँभालने के लिए। जैसे कि अब यहाँ पर दे रखा है ई-वॉलेट का तथा पेटीएम द्वारा भुगतान, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। फाउंटेन पेन से बॉल पेन की तरफ आना, अब के सिक्योरिटीज़ जो होती है यानी शेयर्स वगैरह जो होते हैं उनका डीमैटेरियलाइज़ेशन हो जाना, ठीक है? अब वो सारा ऑनलाइन हो गया काम। केबल टीवी ने रेडियो को किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आईफ़ोन में सिरी हो गई, गूगल में गूगल असिस्टेंट हो गई, ठीक है? तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। बाकी के एनवायरनमेंट जो है वैसे राजनीतिक है, कानूनी है, ये जो राजनीतिक और कानूनी, चलिए मैं बता ही देता हूँ। 2 मिनट थोड़ा ज़्यादा होगा, वीडियो थोड़ी लंबी देख लेना आप लोग, ठीक है? अगर मैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो राजनीतिक स्थितियों में जो बदलाव आता है यानी पॉलिटिकल जो कंडीशन है अगर उसमें चेंज आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक देश में राजनीतिक स्थिरता जो होती है वो आत्मविश्वास को पैदा करती है, यानी अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जबकि राजनीतिक अशांति यानी कि अगर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो फटाफट चेंज होती रहती है, तो उसमें अनिश्चितता आ जाती है, यदि लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर दे रखा है कि बैंगलोर तथा हैदराबाद में राजनीतिक समर्थन के कारण अब वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान बन गया है। सरकार जब बदलती है तो शेयर में गिरावट वाली बात हो गई। पीएम जो विदेश यात्रा करते हैं अपने व्यावसायिक संबंधों को करने के लिए यानी कि आपके बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, वो आ गया। मेट्रो निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और संपत्ति अधिग्रहण करने के लिए और वैट और सेल्स टैक्स की जगह पर जीएसटी का आना। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। वहीं पर अगर मैं कानूनी एनवायरनमेंट की बात करता हूँ यानी लीगल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, तो कानूनी पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक यानी जितने भी रूल रेगुलेशन आए हैं, प्रशासनिक आदेश आए हैं, न्यायालयों के फैसले आए हैं या विभिन्न सरकारी एजेंसियों के निर्णय सम्मिलित होते हैं, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और हमारे लिए इनका पालन करना आवश्यक है। अब जैसे ये कौन-कौन से फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनाधिकृत दुकानों और निर्माण पर सील करने का आदेश जारी करना कि भैया ये दुकान लीगल नहीं है, बंद करो इसे। कानून द्वारा शाकाहारी उत्पादों को हरा बिंदु और मांसाहारी को लाल बिंदु, ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसा स्क्वायर सा होता है। यहाँ पे ये पिंक मैं डाल रहा हूँ कलर की वजह से, पर आप समझ गए हो कि ऐसा ग्रीन और रेड जो होता है हमने देखा हुआ है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए कि भैया फैक्ट्रियां बंद करनी चाहिए, लोहे की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, जैसे ताजमहल के आसपास जितने भी थी वो सारे बंद करवा दिए गए।
ठीक है? तो ये हमने अपने सारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, हमने सोशल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के पढ़ा, लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आपका डिमोनेटाइजेशन का आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएँ ताकि उनकी भी हेल्प हो एग्ज़ाम में। और अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर